अब हम देखेंगे, अभी तक हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो पढ़ रहे थे उसमें आज हम पहुँचे हैं कहाँ, ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक है, आज हम इसको पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण और अवकरण को पढ़ना है। ठीक है, तो यह जो है कौन सा पार्ट बन रहा है, पार्ट 5। ठीक है, 5वां पार्ट। देखो ध्यान से, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन भी है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन। ठीक है, अगर परीक्षा में उपचयन लिखा हुआ हो तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम उपचयन होता है ना। और हम इसके साथ अवकरण को भी पढ़ना था, जो कि इसके बाद हम अभी उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसको डिटेल से समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन है। और ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होता है, ठीक है, और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होता है, भाग लेने वाले जो कारक होते हैं, भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, उसको अवकारक कहते हैं। याद रहेगा, अवकारक क्या हुआ, तो ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण के अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं, ठीक है, वो क्या कहला जाएगा, अवकारक। क्या कहलाएगा, अवकारक कहलाएगा। ठीक है, 2-3 चीज यहां से नोट करना, ये चीज समझ में आ जाएगा तो तुम ऑक्सीकरण समझ जाओगे आसानी से, अवकरण समझ जाओगे आसानी से। और ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों मिल करके बनता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है, रेडॉक्स। तो फिर रेडॉक्स को भी आसानी से समझ पाओगे। इसको अगर आसानी से समझ लिया तो रेडॉक्स समझना आसान हो जाएगा। अगर यहाँ समझने में थोड़ी सी अगर परेशानी होगी, अगर नहीं समझ पाया, ध्यान नहीं दिया अच्छे से तुम लोग, तो फिर आगे रेडॉक्स में दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखो, आसानी से समझ पाओगे। तो ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन है। ऑक्सीकरण में जो अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं, उसको अवकारक पदार्थ कहते हैं। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में देखो 2 चीज होता है, यही दोनों चीज होता है, ये दोनों चीज याद रखना। ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का टूटना। ठीक है, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जो है क्या होता है, वह जुटता है ना। ऑक्सीजन जो है तत्वों के साथ आकर के जुट जाएगा और हाइड्रोजन जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप टूटकर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर ऐसा कहीं देखो समीकरण में तो समझ जाना कि वह कौन सा है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ वहां पर, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, एक समीकरण यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दो। पहला समीकरण में लिखा हूं C+O2। ठीक है, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को अभिक्रिया कराया, इन दोनों को अभिक्रिया कराया। ठीक है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, CO2। क्या बना, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत, ध्यान देना। सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे प्रश्न आता है कि C+O2 बना है अभिक्रिया करके CO2, तो यहाँ 2 प्रश्न आएगा तुम्हारा, नहीं दिख रहा है, 2 प्रश्न आएगा तुम्हारा कि बताइए कि यहाँ पर जो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ये ऑक्सीकरण हुआ है कि अवकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है कि अवकरण, है ना। अवकरण हम लोग पढ़ेंगे, अभी अवकरण पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको ऑक्सीकरण जानना है। तो जैसे ही देख लेना, है ना, यहाँ पर ऊपर में देखना कि ये कार्बन है, ये हुआ ना एक पार्ट, और ये मिलकर इधर क्या बना है, CO2। तो C+O2 मिला है अभिक्रिया करके तो बना है CO2। ध्यान देना, इधर तो C था, इधर C था ना, इधर O है नहीं ना है, और इधर O आके जुट गया है ना, O जुटा हुआ है कि नहीं जुटा हुआ है, ध्यान देना। तो इधर O क्या की हुआ है, जुटा है। तो O अगर जुटा है तो सबसे पहले यहाँ क्या लिख देना, O का जुटना, O का जुटना। और O अगर जुटेगा तो वह क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। O अगर जाकर अभिक्रिया के फलस्वरूप 2 तत्व, 2 पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप जो जब ऑक्सीजन अगर जुट गया, ऑक्सीजन अगर जुट गया, तो समझ जाना कि वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यह अभिक्रिया में क्या आकर के जुटा है, ऑक्सीजन जुटा है। क्या जुटा है, ऑक्सीजन। अब इसमें एक चीज और बनता है ना। तो अब अवकारक, अब क्या बात आएगी कि अवकारक क्या हुआ, तो अवकारक पदार्थ क्या हुआ, तो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो इधर आकर के जुटा ना, वही क्या कहलाया, अवकारक। अवकारक किसका हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। मतलब कि ऑक्सीकरण किसके साथ हुआ, कार्बन के साथ हुआ ना। अरे ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन आकर के जुटा, तो ऑक्सीजन कह रहा जो जुटा आकर के कार्बन के साथ, तो जिसके साथ जुटता है, जिसके साथ जुटता है उसी का अवकारक, वही अवकारक पदार्थ कहलाता है। वही क्या कहलाता है, अवकारक पदार्थ। तो इसमें अवकारक पदार्थ क्या कहलाया, C, कार्बन। कोई दिक्कत। उसी प्रकार से देखो, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का अभिक्रिया किया क्या बना, SO2। इधर देखो सल्फर है सिर्फ, इधर क्या है, सल्फर, और अभिक्रिया के फलस्वरूप इधर ऑक्सीजन क्या हुआ, जुट गया है।
अरे सल्फर में ऑक्सीजन जुटा है ना, अब ऑक्सीजन इधर जुटा है तो ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ बीच में लिख दिया ऑक्सीकरण, कोई दिक्कत? अब यहाँ ऑक्सीजन किस में आकर के जुटा है? तो किस में जुटा है? सल्फर में। तो अभिकारक क्या हो गया? सल्फर। यहाँ तक कोई डाउट? अभी इसमें जनरली रूप से यही समझना है कि ऑक्सीकरण, ठीक है, और ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण, और किसका अवकारक हुआ है? तो ऑक्सीकरण में जो पदार्थ भाग लिया उसी का क्या होता है? उसी को क्या कहते हैं? अवकारक। तो यहाँ सल्फर में जुटा है ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन में जुटा है ऑक्सीजन तो कार्बन अवकारक हो गया, यहाँ सल्फर में जुटा है ऑक्सीजन तो यहाँ पे क्या हो गया? सल्फर हो गया अवकारक। ठीक है, इधर देखते हैं, यहाँ दो चीज लिख रखा था, ऑक्सीजन का अगर जुटना, अगर ऑक्सीजन जुट रहा है, यहाँ देखो ऑक्सीजन जुट रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन जुट रहा है, या हाइड्रोजन का टूटना, ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन अलग होगा। तो इन दोनों कंडीशन अगर समीकरण में दिख रहा है तो समझ जाना कि वह कौन सा समीकरण है? तो ऑक्सीकरण समीकरण हुआ है। समीकरण का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। ध्यान देना, यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है Ca+O2, Ca+O2 ये मिलकर के बना है CaO। अब देखना ध्यान से, इधर क्या है? पहला Ca है ना, इधर है ना Ca है कैल्शियम है, और इधर आकर के CO2 यानी कि O इधर आकर जुट गया ना, इधर O आकर के जुट गया। तो इसका मतलब जैसे O जुटा तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण। O जुटा तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और O जिसमें आकर के जुटा वो क्या हो गया? अवकारक। तो O किसमें आकर जुटा है? कैल्शियम में। तो कैल्शियम क्या हुआ? अवकारक हुआ। कोई दिक्कत? जल्दी से समझ लो। उसके बाद यहाँ पे अब आगे देखना ध्यान से यहाँ पे लिखा हुआ है CaO+HCl, CaO+HCl। ध्यान देना, CaO+HCl अभिक्रिया ये तुम्हारा किया हुआ रहेगा ये सब, ठीक है। HCl के साथ जो है यहाँ अभिक्रिया किया CaCl2 है ना, HCl, और यहाँ ये अभिक्रिया किया है CaCl2। ध्यान देना, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ देखो, इसमें हाइड्रोजन था, इसमें हाइड्रोजन है क्या? नहीं सर। इसमें नया चीज, यहाँ जो इसमें था HCl, तो Cl तो है, इधर से छूटा क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का टूटना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन टूटे या ऑक्सीजन टूटे, मतलब टूटना मतलब छूट जाना, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो हम इस अभिक्रिया को क्या कह देंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कह देंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण कह देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें टूटा है कौन? ऑक्सीजन टूटा है। ऑक्सीजन तो इधरों नहीं था, तो इधर से इधर क्या टूटा है या छूटा है? हाइड्रोजन ना छूटा है। तो यहाँ कह देंगे कि हाइड्रोजन का टूटना। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन का टूटना, ठीक है। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन का टूटना। अब इधर जो था HCl, अवकरण किसका हुआ? अवकारक किसका हुआ? HCl का हुआ। किसका हुआ? HCl, यानी इधर वाला का ही अवकारक पदार्थ कहलाता है, ठीक है, क्योंकि HCl तो इसी के साथ था ना, ये हो गया तुम्हारा अवकारक पदार्थ, ठीक है। उसके बाद देखो NaO2, एक दूसरा समीकरण यहाँ पे लिया गया है, Na2+H2SO4, इसको अभिक्रिया किया तो Na2SO4+H2O बनाया, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ से तुम्हारा अगर ये अभिक्रिया, ध्यान देना, यहाँ देखो, इसको हम, अब तुम कहोगे कि सर इसको क्यों नहीं लेंगे? ध्यान देना, यहाँ पे NaO2, यहाँ NaO2 ले रहे हैं, ठीक है, NaO2, और इधर हम क्या ले लेंगे? H2O। तो हम ध्यान देना, तो जब भी कभी अभिक्रिया हुआ है तो ध्यान से देखना, इसमें से जो है NaO2 और यहाँ H2O, इसमें ये साफ से Na इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं ना है। और यहाँ अभिक्रिया इधर से इसमें होता है, ना कि इधर से इसमें होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे, चूंकि ये दोनों दो चीजें हैं, है ना, ये दोनों में समानता दिख रही है। ध्यान देना, तो अभिक्रिया ये पास वाली में होती है, यहाँ पे ध्यान देना, H2SO4 है, यहाँ H2SO4, और अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ ये तुम्हारा ये लगाया हुआ रहेगा Na2SO4। ध्यान देना, तो H2SO4 और यहाँ Na2 आ गया है। अब तुम कहोगे कि सर ये कैसे हुआ? इसको समझने के लिए मैं बताया था बहुत पहले, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। तो ऐसे करके समझ लो, देखो Na+ में किसके साथ? माइनस कौन लेगा? SO4। कोई दिक्कत? तो ये प्लस हमेशा माइनस के साथ, तो ये प्लस Na, तो Na, फिर इसमें माइनस क्या? इसका माइनस नहीं लगे, इसका माइनस क्या है? SO4, तो SO4। कोई दिक्कत? अभी ये अभिक्रिया हो गया, ये तो जानते हो करने के लिए तुम लोग इसे, है ना। इसका प्लस H2+ हो गया, तो H2 को ले लिए, और उसके बाद O क्या बच गया? O2। क्या बच गया? O2, ठीक है। तो H2 इस समीकरण ने संतुलित नहीं किया हुआ है, H2O2 H2O बनता है, ठीक है। संतुलित करेंगे तो आगे 2 लगा देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर देखो, तो इसीलिए हम जो है ये अभिक्रिया के फलस्वरूप ये बनता है, जो कि ये सब तुम लोग को बनाने के लिए आता है। मैंने पिछले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है।
आप ध्यान देना यहाँ पे, तो अभिक्रिया जब भी होगी ना तो H2SO4 और यहाँ है Na2SO4, ध्यान देना इधर से अभिक्रिया के फलस्वरूप इधर जो गया है तो इसमें क्या छूट रहा है, तो हाइड्रोजन। क्या छूट रहा है, हाइड्रोजन। सब कुछ तो है ही है इसमें, SO4 है ना भाई, इसमें छूट क्या रहा है, हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन है क्या, नहीं है ना, हाइड्रोजन की जगह आ गया है Na2। तो यानी कि जो टूटा है वो इससे क्या टूट के अलग हुआ है, तो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का टूटना या ऑक्सीजन का जुटना दोनों क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है। ठीक है, अब देखना हाइड्रोजन किससे टूटा है, तो SO4 से। हाइड्रोजन किससे, यानी कि हाइड्रोजन जो टूटा है H2SO4 से इधर टूट के इधर निकला है, तो ये जिससे टूटता है ना वही हमारा अवकारक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो जो टूटने वाला होता है वो अवकारक कहलाता है। तो यहाँ टूटा क्या है, H2SO4, तो H2SO4 क्या कहलाया, अवकारक कहलाया। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इसमें 2-3 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना, प्रश्न आता है, फिर से मैं जल्दी से रिविजन कर देता हूँ। ऑक्सीजन का जहां देखना कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन अगर जुटा है और हाइड्रोजन अगर टूटा है तो वो समझ आना कि ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और जिसका ऑक्सीजन टूटेगा या जिसका हाइड्रोजन जुटेगा, है ना, ऑक्सीजन जिसका जुटेगा और ऑक्सीजन जिसका टूटेगा वही, हाँ, हाइड्रोजन जिसका टूटा है ना, ऑक्सीजन। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन यहाँ देखो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन टूटा हुआ है, ऑक्सीजन जिससे टूटा या ऑक्सीजन जिसमें जुटा और हाइड्रोजन जिससे टूटा, क्या बोले हम, ऑक्सीजन जिसमें जुटा, जुटना है तो ऑक्सीजन जुटेगा ना भाई इसमें, कार्बन में। ऑक्सीजन जिसमें जुटा और हाइड्रोजन जिससे टूटा वही अवकारक कहलाता है। ठीक है, अवकारक पदार्थ। ओके, इतना नोट करो। अब हम आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीकरण के बाद अवकरण। ठीक है, इसको बढ़िया समझ लिया। अवकरण बस इसका जस्ट उल्टा होता है, इसको नोट करो। चलो अब इधर देखो ध्यान से, अब हम लोग पढ़ेंगे अवकरण। क्या पढ़ेंगे, अवकरण, है ना। अभी हम पढ़े थे क्या, ऑक्सीकरण। क्या पढ़े थे, ऑक्सीकरण। तो अवकरण का भी एक और नाम होता है जिसको अपचयन कहते हैं। अवकरण का दूसरा नाम अपचयन। ध्यान दो, अभी हम पढ़े थे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ता था और हाइड्रोजन टूटता था, और उसका बस उल्टा इसमें होगा। इसमें उल्टा क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन टूटता है और हाइड्रोजन आकर के जुटता है। ठीक है, ऑक्सीजन का टूटना और हाइड्रोजन का जुटना। डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं, समझ जाओगे आराम से। जैसे कि एक समीकरण लिखा हुआ है H2 + Cl2, H2 + Cl2 अभिक्रिया किया, देखो Cl2 है, ये क्या है Cl2 और ये क्या है यहाँ पे HCl, Cl2 और यहाँ क्या है HCl। अब ध्यान देना, तो Cl2 यहाँ क्या है Cl2, इसमें क्या है HCl, तो इसमें नया चीज क्या जुटा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जुटा है ना, तो सबसे पहले जो जुटा है उसको लिख देना। क्या लिखना है, हाइड्रोजन का जुटना। हाइड्रोजन जुटा है ना यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ है, जुटा है, मिस्टेक हो गया। हाइड्रोजन क्या हुआ है, जुटा है, हाइड्रोजन जुटा है, ध्यान देना। तब जब हाइड्रोजन जुटा है, हाइड्रोजन किसमें जुटा है, क्लोरीन में, है ना। तो क्लोरीन का क्या हुआ है, अवकरण। क्लोरीन का क्या हुआ है, अवकरण। जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा ना वो क्या कहलाएगा, वो उसका होता है अवकरण। क्या होता है, उसका अवकरण। तो ये हो गया अवकरण, ये हो गया अवकरण। और जिससे हाइड्रोजन, यानी कि अवकरण हो गया Cl अवकरण हुआ, और जिससे अभिक्रिया किया, किसे किया था, Cl2 से, तो Cl2 क्या हो गया, ऑक्सीकारक पदार्थ हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑक्सीकारक। उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, अवकारक, और इसमें रहेगा ऑक्सीकारक, इसको बोलेंगे। ठीक है, ध्यान देना। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे H2 + Br, H2 + Br अभिक्रिया करके बनाया HBr। क्या बनाया, HBr। ध्यान देना, तो Br में क्या जुटा है, हाइड्रोजन। जुटा के टूटा है, इधर जुटा है ना भाई हाइड्रोजन, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ हाइड्रोजन क्या हुआ है, जुटा, हाइड्रोजन जुटा है। ठीक है, हाइड्रोजन जुटा है। अब यहाँ पर किसमें हाइड्रोजन जुटा है, तो Br में, ब्रोमीन में। तो ब्रोमीन का क्या हुआ है, अवकरण। ब्रोमीन का क्या हुआ है, अवकरण। ब्रोमीन का क्या हुआ है, अवकरण। और किसके साथ अभिक्रिया किया, ब्रोमीन के साथ, तो यही ब्रोमीन क्या हो गया, ऑक्सीकारक पदार्थ। अरे HBr ये जो बना है, तो इसमें कौन से पदार्थ अभिक्रिया किया है H2 के साथ, तो Br किया है ना, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है अभी ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीकारक। क्या हुआ, ऑक्सीकारक। उसी प्रकार ध्यान देना, यहाँ पे CuO + H2 ये अभिक्रिया किया था, Cu + H2O, Cu + H2O। ध्यान देना, इधर इसके साथ क्या था, CuO था, और यहाँ पर सिर्फ क्या बनाया है, Cu। क्या बनाया है, Cu। इसको देख रहे हैं, ठीक है, इसको नहीं देख रहे हैं, इसके साथ अभिक्रिया किया, CuO Cu। तो यहाँ पर देखो क्या टूटा है, ऑक्सीजन। क्या टूटा है, O। तो यहाँ जो टूटा है उसको लिखना है, तो यहाँ ऑक्सीजन, और टूटा है, ऑक्सीजन टूटा है ना। अभिक्रिया ऑक्सीजन किसके साथ किया है, तो Cu के साथ। किसके साथ टूटा है, तो कॉपर के साथ। तो कॉपर का क्या हुआ, अवकरण। कॉपर का क्या हुआ, अवकरण। और यह जो अभिक्रिया हुआ, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले इधर का जो, इधर बायां वाला जो होता है ना, यही तुम्हारा अभिकारक ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा,
ऑक्सीकारक। तो CuO जो हुआ ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। उसी प्रकार से ZNO प्लस C अभिक्रिया करके बनाया Zn प्लस CO2। ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है ZNO, और अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर सिर्फ Zn है। क्या है, Zn है, यानी कि यहाँ O है, यहाँ O नहीं है। इसका मतलब O क्या हुआ, टूटा है, O टूटा है। तो O टूटा है, किसके साथ टूटा है, तो Zn के साथ। तो Zn का क्या हुआ, अवकरण। Zn का क्या हुआ, अवकरण। इधर बायां साइड किसके साथ अभिक्रिया किया, ZNO के साथ। तो ZNO क्या हो गया, ऑक्सीकारक हुआ। कोई दिक्कत, ऑक्सीकारक है ना, जिसके साथ कौन जुट रहा है, टूट रहा है, किसका अवकरण हुआ, सब समझ गया। चलो जल्दी से इसको नोट करो। अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसमें दोनों साथ में अभिक्रिया करता है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण और अवकरण, ये दोनों करेगा। बहुत ही अच्छा है, टॉप इंपोर्टेंट है वो रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको जल्दी से नोट करो, अब उसको बताते हैं। चलो ध्यान दो इधर। अब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है, यानी कि इसमें अभी हम बताए थे कि जो ऑक्सीकरण पढ़े और अवकरण पढ़े थे, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों मिल करके क्या बन जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाता है। दोनों जब एक साथ अभिक्रिया करेगा तो वो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान से देखना परिभाषा, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों हो, वैसा अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों हो, उसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान देना यहाँ पे, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक समीकरण यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, ध्यान दो इसमें कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, ये समीकरण लिखा हुआ है, देखो इसमें दोनों चीज हो गया है। कैसे हुआ है, CuO है, ठीक है, और प्लस H2, CuO और प्लस H2, ठीक है। और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बन गया है Cu और प्लस क्या बन गया है, H2O। ठीक है, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, तुमको पता है, तुम लोग जानते हो इसको करने के लिए इस तरह से। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर दो काम हुआ है। पहला जो है CuO, क्या है, CuO, इधर इसका CuO, इसका पहला तो इसका पहला लेंगे। तो CuO जो है, CuO अभिक्रिया के फलस्वरूप जब है ये CuO किसमें बदल गया है, Cu में, यानी कि ये था CuO और अभिक्रिया हुआ तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, Cu। अब तुम बताओ, यहाँ कॉपर के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ जो प्राप्त हुआ है ना, यहाँ जो प्राप्त हुआ है, प्राप्त इधरे ना होता है ना, जो प्राप्त हुआ है इसके साथ क्या चीज का हटना हुआ है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन यहाँ जुटा है कि टूटा है, बकलोल बन रे, यहाँ ऑक्सीजन जुटल है, यहाँ ऑक्सीजन टूटा हुआ है ना Cu कॉपर के साथ। तो ऑक्सीजन जब टूटा है तो सबसे पहले यहाँ नीचे में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का टूटना। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का टूटना। अब ऑक्सीजन टूटा है, ऑक्सीजन टूटा है, तो जब ऑक्सीजन टूटता है तो वह क्या क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। क्या होता है, अवकरण होता है। वो क्या होता है, अवकरण। किसका अवकरण, जिसके साथ ही टूटा है। किसके साथ टूटा है, Cu के साथ। किसके साथ, Cu के साथ। तो Cu क्या हुआ है, Cu का क्या हुआ, अवकरण। Cu का क्या हुआ, अवकरण। अब ध्यान दो, एक चीज और इसमें जानना है, अवकरण इसका हो गया तो अब पूछेगा कि इसमें बताइए कि इसमें जो है अवकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है। तो इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ यही बायां वाला बचा, ये जो बायां वाला होता है जो भाग लेता है अभिक्रिया में, ये ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये CuO क्या हो गया, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाया। क्या कहलाया, ऑक्सीकारक। कोई दिक्कत। अब इसका चलो इसका देखते हैं, दो, चूंकि दो काम यहाँ पे हुआ है। यहाँ है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी है हाइड्रोजन, है ना, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ कुछ आया है। क्या आया है, O। तो ऑक्सीजन जीरो है ये, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुटा है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुटा है, और यहाँ नीचे में ऑक्सीजन क्या हुआ है, टूटा है। जब ऑक्सीजन जुटता है, जब ऑक्सीजन जुटता है तो वह क्या कहलाता है, अवकरण। क्या कहलाता है, अवकरण। क्या कहलाता है, अवकरण। ठीक है, तो यानी कि अवकरण यहाँ पर क्या किसका हुआ है, ऑक्सीकरण ने कहलाएगा रे, अवकरण तो ये ना कहलाया, ये कहलाया ऑक्सीकरण। क्या कहलाया, ऑक्सीकरण। ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ठीक है, अवकरण में ऑक्सीकरण होता है इसमें। ठीक है, ओके। तो ऑक्सीजन अगर जुट रहा है तो किसके साथ ऑक्सीजन जुटा है, H2 के साथ। तो H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। ठीक है, और H2 का ऑक्सीकरण हुआ है, तो H2 का जो ऑक्सीकरण हुआ है, तो तुम बताओगे कि इसमें अवकारक पदार्थ क्या हुआ, H2 हुआ, बायां वाला ये, यही ना हुआ। तो ये हो गया अवकारक पदार्थ। ठीक है, और वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण, बात समझ रहा है ना, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का टूटना अवकरण। अभी ना पढ़ा है इसको। अब दोनों अलग अलग हो तब तो अलग अलग लिखेंगे, लेकिन दोनों एक ही में अगर हो जाए तो इसको दोनों को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में है ना, दो चीजें टूटेगी और दो अभिकारक होगा। एक अवकारक कहलाएगा, हाइड्रोजन का जुटना,
हाइड्रोजन का यहाँ पे देखो, यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन हो गया अपकारक, और इसका क्या हो गया ऑक्सीकारक। इसका क्या हो गया ऑक्सीकारक, क्या हो गया CuO। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने दोनों दे रखा है, ध्यान देना। ZnO+C, इसके द्वारा और समझ लो और क्लियर हो जाएगा। ZnO+C, ठीक है। तो पहला इसका और इसका पहला, जब चार दो इधर रहे तो समझ जाना कि ये समझ लो रेडॉक्सी हुआ है, ठीक है। बस उसको दर्शाने के लिए ध्यान देना, इसका पहला लिए इसका पहला लिए, ठीक है। तो ZnO और यहाँ सिर्फ Zn, देखो दोनों में क्या चीज़ अंतर दिख रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ ZnO है और यहाँ ZnO नहीं है, तो इसमें क्या हुआ, ZnO टूटा है, O का टूटना। O किसके साथ टूटा हुआ है, तो Zn के साथ, तो Zn का क्या हुआ अवकरण। Zn का क्या हुआ, जब टूटता है तो अवकरण, जुटता है तो ऑक्सीकरण। अभी ने बताया, दो चार बार उसको पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब चलो ऊपर और एक चीज और देख लेते हैं, इसमें एक चीज और रहेगा ना, क्या रहेगा इसमें, भाग लेने वाले अवकारक रहेगा ना, अवकारक रे क्या बोलते हैं ऑक्सीकारक, है ना। अवकरण में ऑक्सीकारक, अवकरण में ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण में अवकारक, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो इसमें जो है बायां साइड क्या है तुम्हारा ZnO, तो इसका ZnO क्या हो गया ऑक्सीकारक, क्या हो गया ऑक्सीकारक। ऊपर देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे क्या है कार्बन, और यहाँ CO2, तो कार्बन के साथ क्या जुटा है यहाँ O, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है जुटा है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है जुटा है। तो जब ऑक्सीजन जुटा है, किसमें जुटा है कार्बन में, किसमें जुटा है कार्बन में, तो जब जुटता है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ है ऊपर में, कार्बन का। किसका हुआ है कार्बन का। किसका हुआ है कार्बन का। और यहाँ पर जो है इसमें अवकारक क्या हो जाएगा, तो C हो जाएगा, अवकारक क्या हो जाएगा C हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ पर, ठीक है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया था, इसको भी हमने डिटेल से समझ लिया। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो। चलो अब आगे देखो यहाँ ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण का प्रभाव क्या है, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण और अवकरण का प्रभाव। तो सबसे पहले भोजन का पाचन के लिए, हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन को पाचन के लिए तुमको पता है, जब हम भोजन करते हैं, भोजन खा लिए बहुत और ऑक्सीजन अगर सांस नहीं ले तो भोजन पचेगा, पानी नहीं पियेंगे भोजन पचेगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, भोजन का पाचन में क्या होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन को पचाने में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ। आ जाएगा प्रश्न कि भोजन को पचाने में कौन सा अभिक्रिया आता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया काम करता है या अवकरण। तो क्या कहोगे ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए ऑक्सीजन, तो इसलिए हमको क्या कौन सा अभिक्रिया काम करेगा ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण के माध्यम से भोजन पच जाएगा, भोजन पच जाएगा तो भोजन का क्या हो जाएगा अपघटन हो जाएगा, भोजन का क्या हो जाएगा अपघटन। अपघटन किसको बोलते हैं, यानी कि जो बड़ा जटिल पदार्थ है ना, और टूट के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाना, वही ना अपघटन हुआ। तो भोजन जो हम किए और उसमें ऑक्सीजन हम लिए, भोजन को पचाने में ऑक्सीजन मदद करता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भोजन पचेगा ही नहीं, ठीक है। और भोजन जब पच गया तो भोजन क्या हुआ अपघटन हो गया, टूट गया, अपघटन क्रिया हुआ, ठीक है। तो इसी को ऑक्सीकरण या अपघटन क्रिया के अंतर्गत भोजन का पाचन होता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि देख लो यहाँ पर ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6 प्लस ये ग्लूकोज है ना, और प्लस ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसको दिया, ऑक्सीजन दिया ना, तो CO2 क्या बन के आया, निकल के क्या आया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये चाहिए ना भाई कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे ग्लूकोज है, भोजन बनाता है ना भाई ग्लूकोज में, और उसके बाद वो क्या चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए, उसको ऑक्सीजन थोड़ा चाहिए, उसको क्या चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और ऊर्जा चाहिए, यही ना तैयार करता है उसको। जल अगर नहीं मिलेगा, अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज का पाचन करेगा, पेड़ पौधे नहीं करेंगे ना, नहीं करेगा। और उसके बाद उसके फिर क्या प्राप्त हो जाता है ऊर्जा निकलता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे भोजन का जो दुर्गंधित होता है, भोजन जो दुर्गंधित और सुगंधित, मतलब समझते हो ना, दुर्गंधित का मतलब हुआ, अच्छा रुक जाओ 5 मिनट बैठ जाओ। दुर्गंधित का कोई काम है कि, अच्छा रुको जाओ तो जाओ, देखो यहाँ ध्यान से 2 मिनट रुक तो जाओगे तो देखो यहाँ ध्यान से, अरे ध्यान दो। भोजन का दुर्गंधित होना, यानी भोजन जो दुर्गंधित होता है, दुर्गंधित होना मतलब खराब होना, और सुगंधित मतलब होता है सुगंधित होना, बात समझ रहे हो ना। तो भोजन का जो दुर्गंधित होता है कैसे होता है, भोजन जो हम लोग बनाते हैं है ना, भोजन में क्या होता है तेल होता है, क्या होता है तेल होता है, और तेल जो क्या बनाता है वसा, तेल से ही तो वसा बनता है ना फैट, और तेल जो है भोजन से बना हुआ तेल वसा उसमें रहता है, और वह हवा के नज़दीक आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो भोजन क्या होगा खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, हो जाएगा ना खराब। इसीलिए उससे बचाने के लिए, बचाने का उपाय, भोजन को कैसे बचाया जाएगा, तो बचाने के उपाय हम लोग भोजन को बचाने के लिए क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या पदार्थ उसमें यूज करते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या करते हैं पदार्थ का उसमें प्रयोग करते हैं, यानी कि वैसा कोई उसमें रसायन का प्रयोग करते हैं जिसके कारण भोजन जो है वो सुरक्षित रहता है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। वो हाँ, जैसे कि हम लोग खाने पीने वाला देखता है पदार्थ, बिस्किट वगैरह हो गया, या तो फिर और भी मार्केट में जो चीज़ मिलता है
है ना, बहुत पहले बनता है, लेकिन वो पैक कर दिया जाता है और उसमें कुछ रसायन का प्रयोग कर दिया जाता है ताकि वो भोजन जो है क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। कुछ दिन नहीं, खाने पीने का सामान देखते हो पैकेट वगैरह नहीं रहता, एक्सपायरी डेट इतना देर तक, यानी कि रसायन का प्रयोग है, उसका प्रभाव रहेगा तो भोजन अच्छा रहेगा, ठीक है। या तो फिर सिट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। देखो सिट्रिक अम्ल, अम्ल मतलब खट्टा, सिट्रिक अम्ल एक होता है अम्ल, यानी कि जितना भी खट्टा पदार्थ, तो सब खट्टा पदार्थ का प्रयोग कर देंगे नहीं। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है पता है, इमली में। कहाँ पाया जाता है, इमली में, ठीक है। बाकी जितना खट्टा पदार्थ है, खट्टा फल है, सब में विटामिन सी है लगभग, ठीक है। लेकिन इमली एक ऐसा है, वो भी तो खट्टा ही है ना, लेकिन उसमें क्या है, सिट्रिक अम्ल है। क्या है, सिट्रिक अम्ल। और एक है रसायन का प्रयोग किया जाता है भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, जिसको कि लेसोपिन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेसोपिन। उसके बाद भोजन को और हम कैसे बचा सकते हैं, तो वायु अवरुद्ध बर्तन, यानी कि वैसा बर्तन रखो, वैसा खाना ढक के रखो जिसमें हवा प्रवेश नहीं करे। हवा नहीं प्रवेश करेगा तो ऑक्सीजन उसके नज़दीक में नहीं आएगा, तो तेल वसा को वो डैमेज नहीं करेगा, है ना, तो भोजन खराब नहीं होगा। इसलिए भोजन को हमेशा जो है क्या चीज़, ऐसा जगह पर रखो जो कि जहाँ हवा प्रवेश नहीं करे, है ना। हवा अवरुद्ध बर्तन में डालोगे तो भोजन वहाँ से हम भोजन को कुछ हद तक बचा सकते हैं, ठीक है। और भोजन का बचाव कहाँ होता है, तो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करो। घर में जो फ्रिज वगैरह होता है ना, तो उसमें भोजन को रख दो तो खराब भी नहीं होगा, नहीं होता है खराब, बहुत कुछ दिन तक रह जाता है। हालांकि वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन कुछ हद तक भोजन उसमें, सब्जी वगैरह खरीद लो। गर्मी के दिन में सब्जी कैसे रखोगे, तुरंत खराब हो जाएगा, नहीं सूख जाता है। हरा सब्जी रख दो फ्रिज में, सुरक्षित रहेगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग भोजन को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये हमने इसमें पढ़ लिया। एक और चीज पढ़ना पड़ता है, संरक्षण। क्या पढ़ना है, संरक्षण। संरक्षण का मतलब, संरक्षण कहता है धातु का नाश होना ही संरक्षण कहलाता है। जो धातु खत्म हो जाता है ना, टूट जाता है, खत्म हो जाता है, संरक्षण कहलाता है। जैसे ध्यान देना, लोहा, लोहा एक धातु है ना। लोहा के साथ अगर पानी, लोहा को पानी में डुबा दोगे, यानी पानी में डुबल रहेगा नहीं, यानी हल्का फल्का अगर लोहा पर पानी लग रहा है या नमी है वहाँ पे, और उसके साथ वह लोहा में हल्का पानी गिर रहा है उस पर, है ना, या हल्का ठंडा जगह पर रखा हुआ है लोहा, है ना, जहाँ कीचड़ वगैरह है वहाँ तुम लोहा रख दो और हवा वहाँ चलेगी, हवा वहाँ पहुँचेगी, तो क्या हो जाएगा, लोहा में जंग लग जाएगा। क्या हो जाएगा, लोहा में जंग लग जाएगा, और लोहा जंग धीरे धीरे क्या करेगा, लोहा को नाश कर देगा, धातु का नाश कर देगा, धातु को समाप्त कर देगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लोहे में जंग लगने पर जो है लोहे का भार घटता है कि बढ़ता है, बढ़ जाता है। लोहा जो है उसमें जंग जो लगता है ना, तो लोहा का भार और बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लोहा का भार बढ़ गया, जंग लग गया, समझना बढ़िया लोहा है, ऐसा बात नहीं है ना, वो डैमेज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद, इतना हम मिटाते हैं, ठीक है, तुम लोग समझ गया ना इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे दहन। क्या पढ़ेंगे, है ना, अंतिम टॉपिक है, इसी में पढ़ लेते हैं दहन, और उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर दहन को पढ़ते हैं। अब चलो जल्दी से इसको समझ लेते हैं ध्यान से, दहन, है ना, ये लास्ट है। अब हम दहन को समझेंगे। और दहन में कहता है कि दहन किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होता है। दहन मतलब क्या होता है, जलना। अब कोई भी चीज़ जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए तब वो क्या चीज़ होगा, जलेगा। जो वस्तु जलनशील है, जो जलने वाला है वह जलेगा, है ना, ऑक्सीजन चाहिए। और जलने के बाद क्या वहाँ से प्राप्त होगा, ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश। लाइट हमको मिलता है जलने से, या तो फिर ऊष्मा, है ना, गर्मी मिलता है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, जैसे कि कार्बन है ना, जलने वाला पदार्थ है ना कार्बन रे, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला दोगे तो क्या बनेगा, CO2, ये जल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद क्या प्राप्त होगा, प्रकाश और ऊष्मा। उसी प्रकार सल्फर को अगर जलाओगे तो तुमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, है ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और प्रकाश और ऊष्मा हमको वहां से प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि दहनशील पदार्थ की आवश्यकता, हम जो दहन यानी कि जो अगर किसी वस्तु को तुम जलाना चाहते हो, ठीक है, तो कुछ ऐसी थोड़ा ना जल जाएगा, क्या क्या चाहिए, तो उसको जलाने के लिए सबसे पहले तो दहन का पोषक पदार्थ, जिस यानी कि दहन यानी जलाने में जो सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभाता है, उस पदार्थ हमको चाहिए, ठीक है। ओके ओके, कोई बात नहीं, ध्यान दो, कोई बात नहीं, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बोलिए ना। चलो देखो, चलो देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, देखो ना, यहाँ ध्यान से समझा देते हैं इसको। दहनशील पदार्थ की आवश्यकता में हम लोग दहन पोषक जो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, रहने दो, एक मिनट, कोई दिक्कत है क्या।